लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी भरे गड्ढों में 2 बच्चों के शव मिले हैं। 13 साल की लड़की और 9 साल के लड़के का शव मिला है। इंदिरा नगर के अबरार नगर में पानी से भरे गड्ढे से ये दोनों शव बरामद किए गए। एक लापता बच्चे की तलाश अब भी चल रही है। 3 बच्चे लापता हो गए थे, जिनमें 2 की डेड बॉडी मिली है और गड्ढे में से मिली है। इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। वहीं तीसरे बच्चे की तलाश जारी है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। आखिर ये बच्चे पानी से भरे गड्ढे में कैसे पहुंचे और कैसे इनकी मौत हुई, ये सवाल अब भी बरकरार है। अबरार नगर का ये मामला है, जहां गड्ढों से शव बरामद कर लिए गए हैं। ये एक बड़ा सा गड्ढा आप देख रहे हैं, जिसमें पानी भर गया है और ऐसी आशंका है कि बच्चे खेलते वक्त इसमें डूब गए होंगे। तीसरे बच्चे की तलाश चल रही है। 13 साल की एक लड़की और 9 साल के एक लड़के का शव बरामद किया गया है। इधर नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। 73 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से 40 युवक और 33 युवतियां हैं। इनके पास से 73 कंप्यूटर सेट, 14 मोबाइल फोन, 3 राउटर, कैश समेत दूसरे सामान बरामद किए गए। सेक्टर 90 में भूटानी अल्फाथम में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। ये सभी विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। फरार 4 आरोपियों की तलाश चल रही है। खुलासा हुआ सेक्टर 142 थाना क्षेत्र की पुलिस की ओर से। उधर फतेहपुर जिले में दिन दहाड़े डबल मर्डर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मां और बेटे की हत्या कर दी। ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। घटना के बाद से हत्यारे फरार है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। तो घर में ही मां और बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। उनके मकान के परिसर में कुछ संघर्ष के भी निशान हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के पूर्व कोई मारपीट इत्यादि की घटना भी कारित हुई है। घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। और अगली खबर गाजीपुर से। पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से 60 लाख कीमत की 310 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के बेदोली मोड़ से तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर झारखंड से हेरोइन लाकर पूर्वी यूपी में सप्लाई करता था। करंडा पुलिस और जो हमारी शॉर्ट सर्विलांस टीम है, ये चेकिंग कर रहे थे तो बदौली मोड़ के पास एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिसकी चेकिंग की गई, फ्रिस्किंग की गई तो उसके पास से कुछ मादक पदार्थ मिला। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है कि वो इस व्यापार में काफी समय से लिप्त है। इससे पूर्व भी वो चंदौली से जेल जा चुका है। हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के सेमरझाला गांव में बाइक चोरी कर रहे एक चोर को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ा। गांव वालों ने पुलिस की मौजूदगी में चोर को तालिबानी सजा दी और रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की। रस्सी से बंधे चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाली थाने का कांस्टेबल भी बैठा दिख रहा है। ये प्रकरण पाली के गांव सेमरझाला का है, जहां पर आज जदुराज सिंह हैं, उनके घर पे एक चोर घुस गया, उनके घर से एक बैग उठा लिया और पड़ोसी महिपाल की बाइक लेकर जाने लगा। तभी उसको गांव वालों ने पकड़ लिया। पकड़कर स्थानीय पुलिस सूचना दे दी और पुलिस को सौंप दिया। इसमें पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। वारिस तहरीर लेकर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इधर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके में एक 60 साल के बुजुर्ग महिला की उसी के घर में हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग महिला के 20 साल के नाती ने इस वारदात को अंजाम दिया था। गेमिंग ऐप में लत लगने की वजह से वो रुपए हार गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला
की हत्या कर उसके हाथ के कंगन निकाल लिए। आरोपी ने गहने और कैश पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नशे का कोई जिक्र सामने नहीं आया है और जो इस घटना को खोलने के लिए जब घटनास्थल पे जाके वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं इनसे पूछताछ की, तो जब ये 8 तारीख को इनकी डेथ हुई थी मृतका की, तो उस दौरान इन्होंने इस अभियुक्त को, विनोद को, वहाँ संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा था। इसी के आधार पे इस पे आगे वर्क किया गया। और अगली खबर भदोही जिले से, जहां एक बेटे ने अपने पिता की पिटाई कर दी। पिटाई से पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरा मामला चौरी थाना इलाके का है। एक व्यक्ति अमृत लाल उम्र 45 वर्ष को उसके पुत्र लवकुश के द्वारा डंडा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल को परिजनों के द्वारा CHC भदोही में उपचार हेतु ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना चौरी पुलिस के द्वारा प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी लवकुश को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए। हादसा आसपुर इलाके के ढकवा बाजार के पास हुआ। फिरोजाबाद में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई टीम और दुकानदारों के बीच जोरदार बहस हो गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और नायब तहसीलदार के साथ कई दुकानदारों ने बदसलूकी तक की। हाथ में ईंट लेकर टीम को डराया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ये बदसलूकी की। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। यहाँ का ये नाला था जो काफ़ी 10 सालों से अतिक्रमित था, और वही एक टीम बना के हम लोग साफ करा है और काफ़ी विवाद भी हुआ है। बातचीत करके तो देखा गया है कई दुकानदारों के द्वारा अधिकारियों पर ईंट पत्थर भी उठाने की कोशिश की गई है। हाँ, हुआ था। क्या है और क्या हुआ उसमें? वही तोड़ने नहीं दे रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? बातचीत माफी भी बाद में लोग मांगे हैं। तो जालौन के 8 थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर झांसी रेलवे लाइन की पिंडवारी गांव के पास रेल ट्रैक पर एक युवती और 3 साल के एक बच्चे का शव मिला। शवों की पहचान कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके पति ने आकर पहचान कर लिया कि यह उसकी पत्नी है, जो ग्राम पिंडारी की रहने वाली अंजना राजपूत है। पति का नाम केशव राजपूत है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। फील्ड यूनिट FSL की टीम बुलाई गई थी। सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के घर वालों को भी सूचना दी गई है। गहराई से जांच की जाएगी। विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आगरा से खबर, जहां पर घर की छत भरभरा कर गिरी। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। थाना सया क्षेत्र के नगला बेरिया में यह हादसा हुआ। घर की छत गिर गई और इसके मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, घर की छत का एक हिस्सा गिरा है और उस वक्त ये महिला वहीं पर बैठी हुई थी नीचे, जो इसकी चपेट में आ गई और इस हादसे में उस महिला की जान चली गई। उधर वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ। थाना लंका के साकेत नगर कॉलोनी में 3 निर्माणाधीन और एक जर्जर मकान गिर गया। निर्माणाधीन मकानों के मजदूर लंच पर थे, जिस वजह से वहां कोई जनहानि नहीं हुई। मकान अचानक ही भरभरा कर गिर पड़ा। मकान के दूसरे तरफ सभी मकान एक दूसरे के बगल में बनाए जा रहे थे। फिलहाल इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मकान कैसे गिरा, इसके पीछे की वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है।
दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आगरा की, जहां पर छत गिरी और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई। दूसरी तस्वीर वाराणसी की, जहां पर 3 निर्माणाधीन मकान गिर गए। यहां कोई जनहानि नहीं हुआ है, एक जर्जर मकान भी गिरा है। बारिश के दौरान इस तरह के हादसे अमूमन देखने को मिलते हैं। उधर आगरा में यमुना नदी में 2 युवक डूब गए। एक युवक को गोताखोरों ने निकाला, दूसरे युवक की तलाश चल रही है। कलश विसर्जन के लिए आए थे ये सभी। मैनपुरी के करहल के रहने वाले थे ये दोनों। एक युवक को गोताखोरों ने निकाल लिया है, दूसरे की तलाश चल रही है। कलश विसर्जन के लिए यहां पर आए थे और हादसे का शिकार हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज स्कूली बच्चों को तोहफा दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे गए। सीएम योगी ने 88,000 छात्रों के अभिभावकों के खातों में 1056 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और इसी के साथ सीएम योगी ने आज 165 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत की है। ड्रेस, जूता, मोजा, स्टेशनरी बैग के लिए 1200 रुपए हर अभिभावक के खाते में ट्रांसफर किए गए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मौके पर टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेहनत में विश्वास करें, मेहनत से ही तरक्की है, शॉर्टकट ना अपनाएं। इस तरह से इन बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित भी किया। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। यहां पर हम लोगों ने साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में टैबलेट भी सभी स्कूलों में उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यालय की एक एक गतिविधि की जानकारी वहां से आप सीधे अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हम कुछ कर सकेंगे और जो कहा भी गया है कि जितना हम निवेश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उसके बेहतर परिणाम हमें वर्तमान में भी और भावी जीवन में भी देखने को प्राप्त होंगे। और मैं आप सबसे ही कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा ने भी काफ़ी इसमें प्रयास प्रारंभ किया है, चाहे वह नकल विहीन परीक्षा हो, मेरिटोरियस छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से गवर्नमेंट जितने भी हमारे कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस थे, कितने जर्जर स्थिति में थे, आज उनके नए भवन बन रहे हैं। जितने भी एडेड कॉलेजेस के भवन थे उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नए नए शिक्षक आ रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो ये भी छूट दी गई है कि जब तक नया शिक्षक आता है तब तक एक फिक्स निश्चित मानदेय पर रिटायर्ड शिक्षक को या किसी योग्य छात्र को वहां पर, किसी योग्य अभ्यर्थी को वहां पर पढ़ाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। इधर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का स्वागत हुआ। आज हापुड़ पहुंचने पर हापुड़ में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में अरुण गोविल ने शिरकत की। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान अरुण गोविल ने मेरठ हापुड़ की जनता का आभार जताया। कार्यक्रम में अरुण गोविल ने विपक्ष पर हमला भी किया।
श्री कविता माते जी, आपसे भी अनुरोध है, सुनेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना काम करते रहिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। लोगों का विपक्ष होता है, विपक्ष किस लिए होता है, कुछ तो कहने के लिए होता ही है ना, कोई भी ओपन विपक्ष। सर किसी को भी सर एक सवाल है आपसे जो पहले सांसद थे वो हफ्ते में एक बार हापुड़ को दिया करते थे, क्या आप भी उन्हीं के पैटर्न पर चलेंगे? एक हफ्ते में एक दिन हापुड़ की जनता के नाम? मेरा होगा, मैं किस तरह से काम करता हूँ वो मेरा अपना सोचना है, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं काम अच्छा करूँगा और बहुत। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर। पीडीएम गठबंधन उपचुनाव में उतारेगा प्रत्याशी। अपना दल कमेरावादी एआईएमआईएम उपचुनाव लड़ेंगे ये मिलकर। पल्लवी पटेल ओवैसी ने मिलकर गठबंधन कर लिया है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस बीच बड़ी खबर ये कि एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये गठबंधन जिसको नाम दिया गया है पीडीएम। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी पर यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से जवाब सरकार को भेजा गया है। आयोग ने साफ किया है कि आरक्षित पदों पर रिजर्व कोटे से ही भर्ती होती है। रिजर्व कोटे की सीट पर जनरल कैटेगरी की भर्ती नहीं होती, क्योंकि आरक्षित पद को बदलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यूपीपीएससी ने कहा कि आरक्षित पद कभी जनरल नहीं हो सकते। आयोग ने कहा कि अगर भर्ती के दौरान रिजर्व सीट किसी भी वजह से भरी नहीं जाती तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यानी अगली भर्ती में उन वर्गों के पदों को शामिल किया जाता है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी और ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। कहा था कि इस वर्ग के लोगों को बाहर कर दिया जाता है, नॉट सुटेबल लिख करके। इसी पर जवाब यूपी पीएससी की ओर से दिया गया है। इधर नगीना सांसद चंद्रशेखर का कांवड़ यात्रा पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान अस्पताल भी बंद होते हैं, होटल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन ईद के दिन नमाज से लोगों को दिक्कत हो जाती है। 20 मिनट की नमाज से आखिर क्या दिक्कत होती है, ये सवाल उठा रहे चंद्रशेखर। क्या यह देश एक ही धर्म का है? इस तरह से उनका एक बयान वायरल हो रहा है। देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर इधर 14 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 14 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले आज एक मीटिंग हुई। भूपेंद्र चौधरी ने इस मीटिंग को बुलाई। बैठक में कार्य समिति की मीटिंग को लेकर मंथन हुआ। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में यह बैठक हुई, जहां पर महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। राधा रानी को लेकर दिए अपने विवादित बयान को लेकर आज कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज बरसाना के श्री जी मंदिर पहुंचे। वहां दंडवत होकर उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी। पिछले दिनों अपने बयान को लेकर वो विवादों में थे। साधु संतों ने उन पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी नहीं मांगते हैं, उन्हें पूरे ब्रज क्षेत्र के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लगातार बढ़ता विरोध को देखकर प्रदीप मिश्रा ने आज नाक रगड़कर माफी मांगी। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से
जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नागरिगढ़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नागरिगढ़ी, और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर रुख अयोध्या का करते हैं, जहां जलभराव की समस्या को देखते हुए अब नगर निगम की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। डीएम और नगर आयुक्त ने मौके का निरीक्षण किया तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के लिए अपनी टीम को 24 घंटे काम करने का आदेश दिया है। 1 हफ्ते के अंदर जलभराव की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा, यह आदेश है। जल निकासी के लिए शहर भर में पाइप बिछाई जा रही है। पूरी तत्परता के साथ पूरी टीम सड़क पर है और 24/7 सारी टीम हमारी सड़क पे है। जो भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं और ये कोई आज की समस्या नहीं है। अभी आपके साथी नहीं बताया कि ये विगत 10 साल या उससे भी अधिक की समस्या है, उसका निदान हम लोग करने को तैयार हैं। और अगली खबर अयोध्या से, जहां बारिश का पानी श्री राम अस्पताल के परिसर में भी पहुंच गया है। इमरजेंसी सेवा के साथ साथ एक्सरे रूम तक पानी भर चुका है। श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी YP सिंह ने बताया कि भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। रामपथ सड़क पर नाला बंद होने की वजह से यहां पर वाटर लॉगिंग हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भी पानी टपकने लगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर टपक रहा पानी, कुछ दिन पहले ही हुआ था उद्घाटन। तो ये तस्वीरें देखिए, कुछ दिन पहले ही 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ था इस टर्मिनल का और अब पहली ही बारिश में यहां छत से पानी टपकता हुआ आप देख रहे हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। और अगली खबर सुल्तानपुर से, जहां संदिग्ध हालत में एक ग्राम प्रधान लापता हो गया। कल ग्राम प्रधान अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, रास्ते से ही वो लापता हो गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस भी लापता ग्राम प्रधान की तलाश में जुटी है। ग्राम प्रधान का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। पूरा मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के सहंगिया गांव का है। साहब गए दुकाने पर से आओ तो 9 बजे के बाद हम ना पता पाए का होइगे, वो इतनी पता है। कब की घटना? कल शाम की कि आज सुबह? कल शाम के, कल 9 बजे रात के। आपके द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि नहीं? अब गद दिए बा गहन लड़के